गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में आप लोगों ने अहम भूमिका निभाई और 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के साथ साथ आप लोग के साथ हम कमेंट्स किए थे कि बेटा हम लाइव क्लास देंगे, श्योर देंगे, इसमें नो डाउट। और लाइव क्लास के लिए हम प्रयासरत हैं। जो टेक्निकल जो फंडा है उसको हम लोग अपना रहे हैं, मतलब जो चीज़ चाहिए हमको वो चीज़ हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और हम नेक्स्ट वीक, यानी इस वीक में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा एडजस्ट कर रहे हैं लोग, और नेक्स्ट वीक से हम लाइव क्लास आपको हम देंगे और ये इन्फॉर्म कर देंगे आपको, क्योंकि इसके लिए हमको टाइम इसलिए लिए हैं आप लोग से कि हमको सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है और सभी लोग तभी जानेंगे जब टाइम मिलेगा, क्योंकि एक बार में सब लोग नहीं जान पाएंगे। तो वो जो टाइम लिए हैं मतलब सबको इन्फॉर्म करने के लिए, ताकि 4-5 दिन में सब लोग जान जाएं कि सर का लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रहा है और आपको हम ये इन्फॉर्म कर देंगे, इसके लिए सोचना नहीं है। चलिए, आज आपको एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जिसका हेडिंग होगा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, जो कि अनोखी ग्रह है। और अनोखी ग्रह क्यों है ये आपको हम बताएंगे। तो चलिए, आपको हम सबसे पहले हम यहाँ शुरू करें कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। हेडिंग ये होगा, यानी टॉपिक कहिए या हेडिंग कहिए, यहाँ पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा आपको लगता होगा कि छोटा टॉपिक है, नहीं, आपको हम प्रयास करते हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएं उससे अधिकांश क्वेश्चन प्राप्त हो जाए, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसका अधिकांश क्वेश्चन उससे प्राप्त हो जाए। तो आपको एहसास कराएंगे, ये कहते हैं नहीं है, ये आपको कह नहीं रहे हैं, आप एहसास करेंगे, तो ये ध्यान देंगे। तो आपको हम शुरू करें पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा हम बताएंगे, एक नाम सुनोगे, खगोलीय पिंड। 3 टर्म को यहाँ पर समझाएंगे यहाँ पर इसको जानने के लिए, और एक एक बात को सुने, आपको ये सबको समझ में आएगा, याद रखिएगा। एक नाम सुनोगे खगोलीय पिंड, और एक नाम सुनोगे ग्रह, यहाँ पर एक नाम सुनोगे उपग्रह, और एक नाम सुनोगे सौरमंडल। तो आपको क्लियर कर दें कि खगोलीय पिंड किसको कहते हैं। अब खगोलीय पिंड आपको हम बता दें कि आपको जैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी, चंद्रमा, जितने भी तारे हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, चंद्रमा है आपको ये सभी आकाशीय पिंड कहे जाते हैं या कहलाते हैं। ये सभी आकाशीय पिंड कहलाते हैं, याद रखिएगा। खगोलीय पिंड समझ में आ गया होगा कि जो खगोल में है, जो खगोल में केंद्रित है या स्थित है। अब खगोल किसको कहते हैं आप जान जाइए। खगोल का क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जहाँ पर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये सब आपको स्थित है। वैसा क्षेत्र, वैसा जगह, वैसा जगहों का समूह कहिए जहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारा, अन्य प्रकार के क्षुद्र ग्रह दा देंगे, विभिन्न प्रकार के तारामंडल स्थित हैं। उस क्षेत्र को आपको खगोलीय क्षेत्र कहा जाता है। और उस खगोलीय क्षेत्र में जो पिंड है यानी वस्तु है, और वस्तु के रूप में कौन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ... और ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड में आपको एक क्लियर हो गया होगा कि खगोलीय पिंड के तहत आते हैं आपका सूर्य आ जाएगा, चंद्रमा, पृथ्वी और विभिन्न प्रकार के जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह हैं, ये सब खगोलीय पिंड में आएंगे आदि। तो खगोलीय पिंड समझ गए होंगे आप लोग। और अब देखिए एक चीज़ और जानते होंगे, अब ग्रह जिसको
आपको प्लानेट भी बोलते हैं हम लोग, प्लानेट इसको बोलते हैं प्लानेट, ग्रह। अब ग्रह किसको कहेंगे? तो बेटा आपको पता होगा कि कहा जाता है कि ये सूर्य है, ये आपका क्या है? सूर्य। आपको हम बता दें कि सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं बनी हुई हैं या दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं इसको, बता देंगे। सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं बनी हुई हैं इस प्रकार से। कक्षाएं को ऑर्बिट भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑर्बिट को ही अंग्रेजी में हिंदी में कक्षा कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं बनी हुई हैं और कक्षा का आकार दीर्घवृत्ताकार होता है। क्वेश्चन पूछा गया, एक ध्यान दीजिएगा कि आपको सूर्य के चारों ओर जो आपको कक्षाएं बनी हुई हैं उसका आकार कैसा होता है? तो दीर्घवृत्ताकार। ये जो आकार है बेटा इसको इलिप्टिकल भी बोलते हैं, डाल देंगे इलिप्टिकल, इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार। तो ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो कक्षाएं बनी हुई हैं, ए वाला एक यानी दीर्घ, इसको बोलते हैं आपको दीर्घवृत्ताकार पथ। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ। तो इसके सूर्य के चारों ओर कई पिंड, आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर कई आकाशीय पिंड, आपको सूर्य के चारों ओर कई आकाशीय पिंड चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा पिंड को हम बता रहे हैं आपको, ध्यान देंगे। ऐसा पिंड है मान लिया जाए, आपको अपनी अपनी कक्षा में आपको घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। क्लियर हो गया? न सूर्य के चारों ओर आपको कई दीर्घवृत्ताकार पथ बना हुआ है। दीर्घवृत्ताकार पथ को इलिप्टिकल पाथ भी बोलते हैं, इलिप्टिकल पाथ अंग्रेजी में। तो ये दीर्घवृत्ताकार पाथ पर ये पिंड घूमते रहते हैं। तो ध्यान देंगे, तो सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार पथ में जो आकाशीय पिंड घूमते हैं उसको हम कहते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर जो आकाशीय पिंड अपनी कक्षाएं में घूमती हैं उन आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ये सबको पता है, ये जानते हैं। माने सूर्य के चारों घूमने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और ग्रह किस प्रकार के पथ में घूमती है? तो दीर्घवृत्ताकार। उसको अंडाकार भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, दीर्घवृत्ताकार को अंडाकार भी कहा जाता है, इलिप्टिकल पाथ। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ग्रह क्लियर हो गया कि सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको कहते हैं ग्रह। इसका मतलब है कि ये ग्रह हो गया आपका, ये ग्रह हो गया, ये भी ग्रह हो गया क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूम रही है अपना अपना कक्षा में। अब देखेंगे, ये तो हो गया ग्रह। और उपग्रह जिसको बोलते हैं सैटेलाइट, इसको बोलते हैं सैटेलाइट उपग्रह को। तो आपको क्लियर कर दे बेटा हम आपको कि सूर्य के चारों ओर जो आकाशीय पिंड घुमा उसको तो ग्रह कहे। और जो ग्रह के चारों घुमाने, इसके चारों ओर जो घूमेगा, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर जो घूमेगा, ध्यान देंगे, उसको कहेंगे, माने जो ग्रह, ये हो गया ग्रह है, ये तो हो गया ग्रह है, ये है सूर्य। जो ग्रह के चारों घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं उपग्रह, सैटेलाइट। अब ध्यान देंगे, आपको सोचना होगा यहाँ पर समझिएगा भी, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको क्लियर कर दें। तो एक चीज़ क्लियर हो जाए यहाँ पर। तो ग्रह उपग्रह में अंतर समझ गए आप कि जो सूर्य के चारों ओर घूमता है या जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको ग्रह कहते हैं, और जो आकाशीय पिंड ग्रह के चारों ओर घूमता है यानी इसके चारों ओर उसको कहते हैं उपग्रह। ठीक है? तो आपको मेन हमको एक चीज़ बताना है आपको यही उपग्रह के बारे में कि ये आपको उपग्रह में भी हम चंद्रमा के बारे में बताने जा रहे हैं। चंद्रमा से जुड़ी हुई कई क्वेश्चन हैं, आपको बता दें एग्जामिनेशन व्यू से। तो ये उपग्रह समझ गए होंगे आप लोग। तो आपको एक चीज़ और बता दें बेटा, यहाँ सोचिएगा, एक चीज़ और ध्यान देंगे। ग्रह, तो आप जानते हो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी घूमती है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। ऐसे ऐसे आप जानते होंगे कि 8 ग्रह हैं हमारे सौर परिवार में या पूरे ब्रह्मांड में। आपको 8 ग्रह हैं, ये सब जानते होंगे आप लोग। 8 ग्रह, उसमें से एक ग्रह मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी भी है। अब सोचो बेटा, और मान ले कि पृथ्वी है, अब पृथ्वी के चारों ओर घूमती है चंद्रमा। ये आप जान जाओ, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमती है? इसको चंद्रमा समझिएगा, ऐसा इनको। पृथ्वी के चारों ओर घूमती है कौन? चंद्रमा मान ले जाए।
तो अब देखिए पृथ्वी ग्रह है, ग्रह के चार घूमने वाला को क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो इसे साबित होता है कि चंद्रमा जो है आपका उपग्रह हुआ। जो ग्रह के चार घूमे उसको उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा उपग्रह है। उपग्रह क्यों है ये पता चल गया होगा, क्योंकि सूर्य के चार घूमता है पृथ्वी, तो सूर्य के चार घूमने वाले को ग्रह है, और ग्रह के चार घूमने वाले को उपग्रह कहते हैं। तो ये चंद्रमा जो आपका है ये पृथ्वी के चार घूमती है, अब पृथ्वी ग्रह है तो ये ग्रह के चार घूमने वाले को उपग्रह कहेंगे। तो ये आप चंद्रमा ये समझ गए आप कि चंद्रमा एक उपग्रह है, ऐसे कहा जाता है बेटा। आपको एक चार बता दें तो आपको हम क्लियर कर दें। उपग्रह भी दो प्रकार का, यानी सैटेलाइट दो प्रकार का, आपको उपग्रह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आपको हम क्लियर कर दें। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक होता है कृत्रिम, यानी एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आपका हो गया आर्टिफिशियल। एक गौर करेंगे, उपग्रह जो है दो प्रकार का, ये उपग्रह जो होते हैं गौर से समझिएगा, आपको एक बात पर ध्यान दें। उपग्रह दो प्रकार का बेटा आपका, एक को बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, और एक होता है कृत्रिम, एक होता है कृत्रिम उपग्रह। इसी को बोलते हैं बेटा नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट समझिएगा। और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो उपग्रह दो प्रकार का, एक प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम। आपको पता होगा कि जो उपग्रह यानी जो सैटेलाइट को मानव बनाया हो, जो सेट न कहता है कि फलाना देश सैटेलाइट छोड़ा, तो सैटेलाइट छोड़ा का मतलब वो सैटेलाइट को वहाँ का मानव बनाया बता देंगे। तो जो सैटेलाइट मीन्स उपग्रह समझेंगे सब लोग। जो उपग्रह को मानव ने बनाया वैसे उपग्रह को कहा जाता है कृत्रिम, जो मानव निर्मित हो, मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो, वो हो गया आपका कृत्रिम उपग्रह। और जिसको मानव नहीं बनाया हो, प्रकृति ने बनाया हो, जिसको प्रकृति ने बनाया हो, ईश्वर ने बनाया हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक। तो आपको हम बता देंगे कि पूरे ब्रह्मांड में आपको 167 उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा, पूरे ब्रह्मांड में आपको 167 उपग्रह हैं, और 167 उपग्रह में एकमात्र आपको प्राकृतिक उपग्रह जो है वो आपका चंद्रमा है। क्लियर हो गया? आपको ये ब्रह्मांड में टोटल आपको 167 उपग्रह हैं। कुल उपग्रहों की संख्या 167, जिसमें से एक जो है प्राकृतिक, वो प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा क्लियर है। और 166 जो है आपका कृत्रिम है, यानी आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। नहीं समझ में आया तो गौर करेंगे। और एक तो क्लियर है बेटा कि जिस ग्रह के चारों ओर जो आकाशीय पिंड घूमता है वो उसी का उपग्रह कहलाएगा। ग्रह के चारों घूमने वाला को क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो अगर मान लिया जाए ये पृथ्वी के चारों घूम रही है चंद्रमा, तो ये पृथ्वी का उपग्रह कहलाएंगे, न कि बृहस्पति का। ये मतलब बृहस्पति ग्रह है। तो जिस ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह घूमती हैं वो उसी का उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी के चार चंद्रमा घूमती हैं, तो चंद्रमा किसका उपग्रह होंगी? चंद्रमा किसका उपग्रह होंगी? तो पृथ्वी का होगी। एक उपग्रह है यूरोपा, तो जो कि बृहस्पति ग्रह, इस ग्रह को हम मान लेते हैं बेटा बृहस्पति। एक उपग्रह है यूरोपा, नाम नहीं सुना, बहुत कम लोग सुने होंगे यूरोपा। आपको ध्यान देंगे तो यूरोपा ग्रह बृहस्पति का है। इसका मतलब है कि जो उपग्रह हैं ये आपको बृहस्पति के चार घूमती होंगी यूरोपा, तरह बृहस्पति का उपग्रह कहलाया। ध्यान देंगे जो ग्रह के चार घूमे उपग्रह, तो ये जो आपका जो पिंड है यूरोपा, ये बृहस्पति ग्रह के चार घूमती हैं, इसलिए यूरोपा जो हुआ बृहस्पति ग्रह का उपग्रह होंगी। उपग्रह क्यों कह रहे हैं? बार बार बोल रहा है कि जो ग्रह के चार घूमता है, और जो सूर्य के चार घूमता है वो ग्रह। क्लियर? चलिए तो बेटा यहाँ पर क्लियर कट हो जाओ, कोई मन में पाप नहीं रहे। तो आपको उपग्रह दो प्रकार का हो गया,
प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। तो पूरे ब्रह्मांड में 167 उपग्रह हैं, जिसमें से एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा, जिसको मानव ने नहीं बनाया। बता देंगे बाकी 166 को माना गया है कृत्रिम। ठीक है, चलिए, तो एक कुल उपग्रहों की संख्या जान गए आप। चलिए एक चीज और बता दें। अब देखो बेटा, कहा जाता है कि ये आप जानते होंगे कि सूर्य के चारों ओर जो आकाशीय पिंड घूमते हैं उसको ग्रह कहते हैं। ऐसे ऐसे 8 ग्रह हैं, ये आप जानते होंगे। 8 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे हैं। 8 ग्रह का नाम सुनोगे बेटा, नाम सुनोगे। यहाँ पर हम एक लिखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। अरुण को ही बेटा बोलते हैं यूरेनस, और एक वरुण। वरुण को ही बोला जाता है हाँ नेपच्यून। इसको नेपच्यून भी कह सकते हो, नेपच्यून। चलिए ध्यान देंगे, 8 ग्रह हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बता दें बेटा, ऐसे आपको एक चीज और बता दें, बुध को मरकरी बोला जाता है अंग्रेजी में। बुध को मरकरी, बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस अंग्रेजी में, पृथ्वी को तो अर्थ जानते ही हैं आप लोग, और मंगल को मार्स, और बृहस्पति को जुपिटर, जुपिटर, और शनि को सैटर्न, और अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। तो एक क्लियर है, अंग्रेजी नाम हुआ है इसका, ये भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी अंग्रेजी नाम दे देता है आपको, अब फंस जाते हैं। चलिए, तो बुध को अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, और शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया बेटा, मेन हमको बताना है उपग्रह के बारे में यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा जुड़ा हुआ है इसलिए बोलना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। जितना बात बोलेंगे आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा या यूजफुल होगी या लाभदायक होंगी। आपको ये तो तय हो गया कि उपग्रह ग्रह के चारों घूमता है। तो आपको कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका उपग्रह है, ध्यान देंगे। आपको कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका उपग्रह है, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है इसका मतलब उनके चारों घूमने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उसको बोलते हैं उपग्रह। तो बता दें, आपका बुध और शुक्र, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आपको बुध और शुक्र ऐसे एकमात्र 2 ग्रह हैं। ये ग्रह है आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि आपको पूरे ब्रह्मांड में कौन ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो आपका जवाब होगा बेटा आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रह के चारों ओर घूमने वाला कोई आकाशीय पिंड नहीं है, क्योंकि इसके अगर चारों घूमने वाला रहता तो घूमने वाला को ही आकाशीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। इसके चारों ओर यानी बुध के चारों ओर, बुध मतलब ग्रह के चारों ओर घूमने वाला को उपग्रह बोलते हैं। जानेंगे तो ये दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया, यानी सौरमंडल में 2 ऐसे उपग्रह हैं, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। वो कौन है? बुध और शुक्र। चलिए बहुत खूब। बाकी सभी का, बाकी जो 6 ग्रह बच रहे हैं, 6 ग्रह हैं, सबका अपना अपना उपग्रह है। इसका मतलब ध्यान देंगे, जैसे पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, एक। कोई पूछे कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक कौन होगा? तो वो चंद्रमा। वो कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। क्लियर? बात को समझिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो इसका जवाब होगा बेटा चंद्रमा। इसे पता चलता है कि चंद्रमा किसके चारों ओर घूमती है? पृथ्वी के चारों ओर।
अरे उपग्रह क्यों है? क्योंकि ग्रह ही इसके चार घूमती हैं, और ग्रह के चार घूमने वाला को उपग्रह कहते हैं। चलिए, उसी तरह से मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल के आपको दो उपग्रह हैं, पढ़े होंगे, डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस, ये जान जाइए। आपको मंगल के समझिएगा थोड़ा सा। आपको कहा जाता है यहाँ पर कि आपको मंगल के दो उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के, उसका नाम है डिमोस, डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस जानेंगे। बृहस्पति के भी कहा जाता है कि 63 उपग्रह है, 63 है, जानेंगे। बृहस्पति के पास 63 उपग्रह हैं। तो 63 का नाम जानना जरूरी नहीं है, जो मेन है बेटा उस पर अमल करो। इसका उपग्रह आप नाम सुनोगे गैनीमेड, बृहस्पति का हम यहाँ लिख रहे हैं। बृहस्पति के कौन कौन है यहाँ हम लिख देते हैं बेटा। आपका गैनीमेड नाम सुनोगे, गैनीमेड। यूरोपा, यूरोपा का नाम सुने हैं। ईओ, एक नाम है लो, एक का नाम है कैलिस्टो। ध्यान देंगे। मेन आपको 63 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन पूछता है इसमें। तो बृहस्पति ग्रह के ऐसे बेटा 63 उपग्रह हैं, ये भी याद रखिएगा। आप संख्या भी याद रखेंगे। कोई बुक में हल्का डिफर भी करता है, ध्यान देंगे, कहीं 72 दे देता है आपको। ये 63 याद रखेंगे। आपको बृहस्पति ग्रह के 63 उपग्रह हैं। 63 उपग्रह में आपको मेन है गैनीमेड, यूरोपा, ईओ ऐसे लिखिएगा, ईओ, लो, कैलिस्टो। ध्यान देंगे। और एक चीज और बता दें, चलिए बाद में बताएंगे। और शनि के पास, शनि जो ग्रह है इसके पास 61 उपग्रह है, 61। शनि ग्रह के पास 61 सैटेलाइट्स हैं, ध्यान देंगे। जिसमें मेन आपको है, ध्यान देंगे, आप नाम सुनोगे इसमें जो मेन है हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा। मेन है टाइटन, टाइटन। ध्यान देंगे। ये पेटस, ये पेटस, लेपेटस, ठीक है। एक है टीथिस, टीथिस। एक नाम है एटलस, एक का नाम है रिया, नाम है, ध्यान देंगे आपको, ओरेवान। एक का नाम है आफेलिया, आफेलिया, ठीक है। ध्यान देंगे आपको ये सब। एक है फाइवो, एक है पोमेथ्रस, पोमेथ्रस। तो कुछ नहीं है, आप गौर से सुनने के। आपको बताया कि शनि ग्रह के कुल 61 उपग्रह हैं, 61 है। प्रेम से सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। आपको मेहनत सब कुछ कराता है, आपका मेहनत करेंगे सब याद होगा आपको, कोई दो मत नहीं है। आपको शनि ग्रह के पास 61 उपग्रह है। इसका मतलब ग्रह के चार और 61 आकाशीय पिंड घूमते होंगे, क्योंकि इसके चार घूमने वाला को ही उपग्रह बोलते हैं। उनमें से मेन है टाइटन, एपेटस, लेपेटस, टिथिस, एटलस, रिया, ओरेवान, अफेलिया, फाइवो, पोमेथ्रस। ध्यान देंगे। आप टाइटन का नाम तो बड़ा सुने होंगे, इसमें कोई लफा नहीं है, लेकिन बाकी बहुत कम लोग सुने होंगे, हमको पता है वो। ध्यान देंगे, कहने की बात नहीं है, टाइटन सब सुने होंगे, लेकिन टाइटन के अतिरिक्त मेन ऐसा भी है। आपको ये पेटस, ये है ये पेटस, लेपेटस, टिथिस, एटलस, रिया, ओरेवान, अफेलिया, फाइवो, पोमेथ्रस। ये शनि ग्रह के उपग्रह मेन। ऐसे शनि ग्रह के पास तो 61 है। उसी तरह से आपको बेटा अरुण है, इसके पास
आपको कहा जाता है कि आपको 27 उपग्रह है। कितना है? 27। आपको ध्यान देंगे इसके पास आपको 27 उपग्रह हैं। ध्यान देंगे किसके पास? अरुण के पास। उसमें से आप मेन जो है बेटा आपका है टाइटेनिया। यहाँ टाइटन था, पकड़िएगा थोड़ा सा, ध्यान देंगे। टाइटेनिया, एरियल, एरियल, अम्बेरियल, ठीक है। आपका मिरिंडा, मिरिंडा, बिपिंडा, ध्यान देंगे टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरियल, मिरिंडा, बिपिंडा, ठीक है। ध्यान देंगे ये सब इसका मेन है। आपको अरुण का, अरुण के टोटल कितने उपग्रह हैं? 27। ध्यान देंगे जिसमें आपका टाइटेनिया हटाए, टाइटेनिया आपका जिसमें मेन है टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरियल, मिरिंडा, बिपिंडा, ठीक है। आपको ध्यान देंगे ये सब इसका मेन है, मिरिंडा, बिपिंडा। उसी तरह से वरुण के पास 13 उपग्रह है। वरुण के पास कितने उपग्रह है? 13। आपको क्लियर कर दें, 13 उपग्रह में जो मेन है बेटा आपका, 13 उपग्रह में जो मेन है ध्यान देंगे वो है आपका ट्रिटिनिया, ट्रिटिनिया, नेरेडिस, नेरेडिस, आपको ध्यान देंगे ट्रिटिनिया, नेरेडिस। अब आपको याद क्या करना, ध्यान देंगे ये मेन का नाम लिखे आपको। अब टोटल जोड़ोगे बेटा, पृथ्वी का 1 उपग्रह, मंगल का 2 उपग्रह, आपको बृहस्पति का 63, शनि का 61, अरुण का 27 और वरुण का 13, सबको ऐड करोगे तुम तो आ जाएगा बेटा 167। ऐड करके देख लो, ध्यान देंगे ऐड करेंगे तो टोटल 167 आएगा आपका। तो बताए थे आपको हम कि पूरे सौरमंडल या ब्रह्मांड में कुल कितने उपग्रह हैं, तो 167। 167 का हिसाब आपको हम दे चुके हैं। और 167 उपग्रह में कौन कौन मेन है वो भी बताया है बेटा आपको। 167 का नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक चीज बता दें कि जितने भी उपग्रह हैं, जितने मतलब 167, उसमें सबसे बड़ा उपग्रह, उसमें सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। याद रखिएगा, आकार के हिसाब से सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा उपग्रह है वो है बेटा आपका गैनीमेड। कौन है वो? गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। और सबसे छोटा आपका डिमोस है। ध्यान देंगे आपको स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डिमोस, और आपको ध्यान देंगे जो बिगेस्ट सैटेलाइट है वो गैनीमेड है। तो 167 जो सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, 167 उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड है और सबसे छोटा है डिमोस है। सबसे छोटा उपग्रह किसके पास? तो मंगल के पास। सबसे बड़ा ग्रह किसके पास? तो बृहस्पति के पास। ये गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का है, जिसका रंग पीला होता है। ध्यान देंगे गैनीमेड का रंग कैसा होता है? पीला। चलिए ये समझ गए। अब गौर करेंगे, क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया बेटा, क्वेश्चन पूछा गया और ये भी पूछा गया कि क्वेश्चन जो पूछा गया सुन लीजिए एक बार। क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपका पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो बेटा हम कहेंगे चंद्रमा है। बता देंगे पूरे ब्रह्मांड में प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। प्राकृतिक का मतलब समझा चुके हैं, जो मानव निर्मित नहीं हो, जिसको मानव ने नहीं बनाया हो, आप ऊपर वाला ने बनाया हो, समझ जाइए। और ध्यान देंगे बाकी सब कृत्रिम उपग्रह है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 पूछा गया क्वेश्चन, वो कौन कौन है? डिमोस और फोबोस। बता देंगे बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं? 63। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि पूरे ब्रह्मांड में या सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड कहेंगे। सबसे छोटा कौन है? तो डिमोस कहेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा गया कि टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन, समझिए कंफ्यूजन है यहाँ पर। एक बेटा टाइटन है, एक टाइटेनिया है, एक ट्रिटिनिया है। ब्रिटेनिया नहीं है वो। एक है टाइटन, एक टाइटेनिया, एक ट्रिटिनिया।
समझिएगा, तीनों में अंतर है बेटा आपका। तो टाइटन टाइटन उपग्रह किसका है? तो शनि का है। टाइटेनिया किसका है? तो अरुण का है। आपको ट्रिटिनिया किसका है? तो वरुण का है। क्लियर? डालेंगे अरुण वरुण का नाम सुने होंगे, लगता है कि वास्तव में भाई है वो अरुण वरुण। डालेंगे और इसको जुड़वा भाई कहा जाता है, जुड़वा भाई, ट्विंस ब्रदर। डालेंगे सौरमंडल में जुड़वा भाई किसको? तो अरुण और वरुण को। जुड़वा बहन किसको? आपको पृथ्वी और शुक्र को। जुड़वा बहन भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। जुड़वा बहन पृथ्वी और शुक्र को। जुड़वा बहन किसको? पृथ्वी और शुक्र को। डालेंगे जुड़वा भाई किसको? अरुण और वरुण को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपका। चलिए, ये तो हम बेस बना रहे थे, अब हमको मेन तो पढ़ाना है चंद्रमा के बारे में, क्योंकि हेडिंग दिए थे कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। मेरा मेन चीज़ ये पढ़ाना था, इसको बताने के लिए, उसका बेस तैयार करने के लिए, ताकि बिल्डिंग मजबूत हो। आपको इतना चीज़ दिए हैं बेटा आपको हम, और आपको पता भी चलता होगा कि बिल्डिंग कैसे मजबूत होता है, और बिल्डिंग को मजबूत करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए चाहे जो टेक्निक हमको क्यों ना सीखना पड़े, वो सीख करके भी आपको हम सिखाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो गौर करेंगे यहाँ पर, समझिएगा। तो बेटा मेन अब आ रहे हैं आपको हम कि आपको चंद्रमा के बारे में। चलिए, अब तो बेस तैयार कर दिया आपका। अब मेन हम चंद्रमा के बारे में अब बताने जा रहे हैं आपको हम, समझिएगा। अरे बेटा, चंद्रमा को ऐसे अंग्रेजी में मून कहते हैं, ये सबको पता है। चलिए, अब हम लोग आ जाएं। तो अब सबसे पहले आपको हम इसमें बताएंगे मेन क्वेश्चन, यानी इससे जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका टोटल क्लियर हुआ बेटा। आपको गौर से समझने की आवश्यकता है, वो बेहतरीन बना देंगे, इसमें दो मत नहीं है। आप अनुभव करेंगे, कहते नहीं बल्कि करते हैं हम। तो आपको सबसे पहले बताएं, चंद्रमा के बारे में तो जान गए कि चंद्रमा एक उपग्रह है कि उपग्रह है। तो आपका जवाब हुआ कि सर आपका ये उपग्रह है। उपग्रह है तो क्यों है? क्योंकि एक ग्रह के चारों घूमता है। किस ग्रह के चारों घूमता है? तो पृथ्वी के चारों घूमता है। जो ग्रह के चारों घूमे उसको हम क्या कहेंगे? उपग्रह। तो चंद्रमा एक उपग्रह हो गया। आपको बता दें बेटा कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा का आकार कैसा है, यानी आपको चंद्रमा के बारे में प्रेम से सुनिएगा। चंद्रमा के बारे में जो अध्ययन जो की जाती है, आपको कोई विज्ञान की शाखा में की जाती होंगी, यानी क्लियर हो गया। आपको बता दें, चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया आपको सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी क्वेश्चन पूछा गया। चंद्रमा का अध्ययन आपको विज्ञान की किस शाखा में की जाती है? तो आंसर हुआ बेटा सेलेनोलॉजी। क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, आपको चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में? तो सेलेनोलॉजी में। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि आपको जनसंख्या नहीं, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, दोनों दो क्वेश्चन है। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोग्राफी। सेलेनोग्राफी याद रखेंगे, ये दोनों दो चीज़ हैं। द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोग्राफी। सेलेनोग्राफी ये आपको चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सेलेनोग्राफी, दोनों दो चीज़ है। और एक चीज़ ऐसे ही बता चुके हैं आपको, हम क्लास में बार बार बोलते हैं कि जिस शब्द के अंत में लॉजी लगा रहे तो समझिए वो विज्ञान की शाखा है। जैसे सेलेनोलॉजी, बायोलॉजी,
टिस्कोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, टिस्कोलॉजी, जिरेंटोलॉजी, प्लेंटोलॉजी, ऐसा और लॉजी देंगे। तो जिस शब्द के अंत में लॉजी लगा रहता है वो विज्ञान की शाखा होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में, तो सेलेनोलॉजी में। अगर चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेलेनोग्राफी। दोनों दो चीज़, ठीक है। इसी तरह से वो यहाँ बोनस देना चाहेंगे बेटा, एक क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी। ये बोनस दिए आपको, यहाँ बिना बताते भी काम चलता है, क्योंकि बोनस देना मेरा पूर्व से आदत है। जानेंगे डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आपको अगर क्वेश्चन कहे कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेलेनोग्राफी, याद रखिएगा। चलिए, ये दोनों क्लियर हो गया आपका, चंद्रमा के बारे में जान गए। आपको हम बता दें बेटा, आपको चंद्रमा के बारे में कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, सबको पता है। अब तो एक यार यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर समझिएगा आप लोग। आपको ये मान लो बेटा, ये सूर्य है, ये क्या है आपका सूर्य, ये समझिएगा। और इसके चारों ओर कक्षा बनी हुई है, हम एक ही कक्षा लेते हैं। ये बेटा पृथ्वी है और इसके चारों ओर चंद्रमा घूमती हैं। कहा जाता है, ये समझिए बात को, कहा जाता है बेटा कि सूर्य के चारों ये तो पृथ्वी को लिखे हैं यहाँ पर हम, ये पृथ्वी है और ये कौन है, चंद्रमा है। तो ये हो गया चंद्रमा, हो गया उपग्रह। तो मेरा कहना है बेटा यहाँ पर कि ये जो पृथ्वी है इसके चारों घूमती हैं, सूर्य के चारों। किसके चारों ओर, सूर्य के चारों। आपको मान लो यही है बेटा, आपको ये पृथ्वी मान लो, और इसको यहाँ पर पृथ्वी मान ना, इसके चारों ये घूमती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमती हैं। और इसके चार कौन घूमती हैं, चंद्रमा घूमती हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर पृथ्वी के चारों ओर घूमती हैं चंद्रमा, तो पृथ्वी जहाँ जाएंगी चंद्रमा भी वहाँ जाएंगी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जान लीजिएगा, आपको पृथ्वी के साथ, पृथ्वी जहाँ रहेंगी वहाँ कहाँ रहेंगे, उसके आसपास कौन रहेंगी, चंद्रमा रहेंगी। आपको बता दें, क्योंकि इसी के चार घूमना उसको है। तो यानी कहा जाता है कि आपको जो ग्रह है अपने उपग्रह के साथ अपनी कक्षा में घूमती हैं, माने उपग्रह के साथ साथ घूमती हैं। जैसे जैसे चलेंगी इसके साथ साथ ये उपग्रह भी जाएंगी, ये जान जाइए। और कहा जाता है, ये बात को समझेंगे, एक होता है बेटा समझिएगा घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। यहाँ समझने वाली बात है, आप दोनों में अंतर समझो। घूर्णन एक होता है, एक घूर्णन है बेटा, एक है परिक्रमण। दोनों में अंतर क्या देखेंगे, घूर्णन को परिभ्रमण भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, परिभ्रमण। घूर्णन का दूसरा नाम है परिभ्रमण और एक परिक्रमण है, समझिएगा थोड़ा सा। तो ये आपको, ये सबको पता है, ये ऐसा बताया भी थे बेटा आपको कि पृथ्वी जो है, ये आप जानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। देखे तो ये पृथ्वी का अक्ष है। आपको पृथ्वी के बारे में बताए थे कि इसके उत्तरी ध्रुव, आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, पृथ्वी का अक्ष। तो आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चार घूमती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चार घूमती हैं, ये जान जाइएगा। तो पृथ्वी देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती हैं और सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। तो समझने वाली बात है कि सूर्य के चारों ओर जो घूमती हैं उसको बोलते हैं परिक्रमण। पृथ्वी, ध्यान देंगे, पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी मान लो बेटा, ये घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो कहा जाता है कि सूर्य का परिक्रमा कर रहा, परिक्रमा, और जान देंगे इसी को बोलते हैं परिक्रमण। बता देंगे आपको, सूर्य के चारों ओर ये जो घूमती हैं इसको बोलते हैं परिक्रमण। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती हैं इसको कहा जाता है घूर्णन। माने ये अपना अक्ष पर जो घूमती हैं इसको घूर्णन। और जो ये सूर्य और ये जो है, जो ये घूम रही हैं अपने अक्ष पर, इसको कहेंगे घूर्णन। और ये सूर्य के चारों ओर जो घूम रही हैं, सूर्य के चारों ओर जो घूम रही हैं इसको बोलते हैं परिक्रमण। क्लियर, क्लियर हो गया। तो मेरा कहना है बेटा आपका कि चंद्रमा भी अपने अक्ष पर भी घूमती हैं।
जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमी तो चंद्रमा भी अपने अक्ष पर भी घूमती हैं। चंद्रमा का भी आकार गोल है। चंद्रमा का भी आकार कैसा है? गोल है। ये बात को समझिएगा। चंद्रमा भी, जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हैं, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमती हैं और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमती हैं। चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर भी, इसका भी ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये भी अपना अक्ष पर घूमती हैं और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमती हैं। तो सोचने वाली बात है कि चंद्रमा यदि अपने अक्ष पर घूमेंगी तो हो गया घूर्णन, और अगर पृथ्वी के चारों ओर घूमेंगी तो हो जाएगा परिक्रमण। क्लियर? तो कहा जाता है बेटा कि कहा जाता है कि सोचिएगा, यहाँ समझने वाली बात है, वो बहुत बेजोड़ बात बोलने जा रहे हैं हम चंद्रमा के बारे में। तो एक चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा जितना देर में अपने अक्ष पर घूम जाती हैं, ऐसे इसको कुछ देर के लिए मान लो चंद्रमा है तो ये अपने अक्ष पर घूमती हैं, तो इसको अक्ष पर जितना घूमने में समय लगता है उतना ही समय आपको इसको पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मेरा कहना है बेटा आपको कि आपको बोल दिया कि ये चंद्रमा है, अभी बोले हैं चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमती हैं, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमती हैं। तो आपको क्लियर कर दें तो इसको अक्ष पर घूमती हैं तो एक चक्कर लगाने में समय लगता होगा। कहता कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में आपको 27.3 दिन का समय लगता है। 27.3 दिन, इसी को बेटा कह सकते हो तुम 27 दिन, देंगे 27 दिन आपको 8 घंटे भी लगभग कहेंगे। आपको 27.3 दिन को 27 दिन 8 घंटे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रियल रूप में कहा जाए तो आपको हम बता दें, जैसे कैसे कहते हो कि पृथ्वी को सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। पढ़े हैं ना आप लोग? मोटा मोटी पढ़े हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, लेकिन रियल रूप में है 365 दिन 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लगता है। लगभग 365 दिन ही है। आपको ऐसे रियल में आपको मोटे तौर पर बोल देते हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में आपको 365 दिन का समय लगता है, लेकिन रियल में देंगे रियल में लगता है 365 दिन 56 मिनट 4 सेकेंड। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। मोटे तौर पर बोल देते हैं लोग कि 365 दिन में एक चक्कर लगाती हैं, लेकिन रियल में है 365 दिन 56 मिनट 4 सेकेंड। उसी तरह से आपको ध्यान देंगे, उसी तरह से बता दें बेटा आपको कि चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमती हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है, अपने अक्ष पर जो घूमी उसको घूर्णन कहे। तो इसको घूर्णन करने में यानी एक चक्कर लगाने में आपको 27.3 दिन का समय या 27 दिन 8 घंटा मोटे तौर पर कहते हैं, मोटे तौर पर, लेकिन रियल में लगता है 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। नहीं समझे? देंगे यहाँ पर क्लियर करेगा, फिगर को देखिएगा। आपको बता दें, मोटे तौर पर बोलते हैं कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, यानी अक्ष पर घूमती है, हमने घूर्णन, जो अक्ष पर घूमी घूर्णन करने में, यानी एक घूर्णन करने में 27.3 दिन या 27 दिन 8 घंटा, दोनों एक ही चीज़ है, लगता है। लेकिन रियल में कहा जाए तो लगता है 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड रियल में। तो आपको मोटा महीन दोनों याद रखना है। मोटे तौर पर ही बोलते हैं, लेकिन महीन तौर पर ए होगा। महीन का मतलब वास्तविक, यहाँ समझिएगा। तो ये भी पूछा गया बेटा और ये भी पूछा गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चंद्रमा का घूर्णन काल हुआ। घूर्णन काल मतलब एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है। इसको कुछ देर के चंद्रमा मान लो, जानेंगे, समझा रहे हैं आपको। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, यानी एक घूर्णन करने में 27.3 दिन लगता है, या कोई कहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये तो अक्ष पर जानते हैं कि समझिएगा थोड़ा सा, चंद्रमा जो है आपको पृथ्वी के भी चारों घूमती है। ये हो गया परिक्रमण।
अगर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमेंगी तो क्या होगा, परिक्रमण। तो देखिए यहाँ पर एक खासियत है, एक बेजोड़ बात है कि इसको अक्ष पर, ये माने कौन, चंद्रमा को अक्ष पर जितना घूमने में समय लगता है उतना ही समय आपको पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में भी कितना समय लगेगा, 27 दिन 8 घंटा या 27.3 दिन ही, समझिएगा। मैंने दोनों समय समान है। तो ये अपने अक्ष पर घूमी तो घूर्णन, और सूर्य पृथ्वी के चारों घूमी तो परिक्रमण। तो चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल दोनों सेम होता है। क्लियर हुआ बेटा, ये चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों समान होता है। इसका मतलब इसको अक्ष पर, इसको मतलब किसको, चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही समय आपको पृथ्वी के चारों ओर इसको एक चक्कर लगाने में लगता है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाई तो हो गया परिक्रमण, यानी परिक्रमण करने में भी इतना ही समय है और घूर्णन करने में भी उतना ही समय है। तो एक बेजोड़ बात बोलने जा रहे हैं यहाँ पर। तो पृथ्वी चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल। घूर्णन काल मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में समय है, परिक्रमण काल मतलब चंद्रमा को पृथ्वी के चारों एक चक्कर लगाने में समय है, परिक्रमण हो गया। तो चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों बेटा समान होता है। चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों क्या होता है, आपको समान होता है बेटा, डाल देंगे। इसीलिए आपको पृथ्वी पर से जब चंद्रमा को देखते हैं तो उसका एक ही भाग दिखाई देता है। बात को समझिएगा। आपको कहा जाता है कि दोनों का काल समान, ये मान लो बेटा पृथ्वी है और इसको मान लो चंद्रमा है, तो कहा जाता है कि क्योंकि दोनों का, इसको अपने अक्ष पर भी घूमने में और इसके चार घूमने में समान समय लगता है, इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक ही सतह दिखाई देता है। आपको दोनों का यानी घूर्णन गति और परिक्रमण गति समान रहने के कारण, किसका, चंद्रमा का, आपको चंद्रमा का एक ही पार्ट पृथ्वी पर से दिखाई देता है, एक ही सतह, और वो चमकीली, नहीं समझे आप। अरे बेटा घूर्णन गति परिक्रमण गति समान है तो हमेशा एक ही पार्ट, जैसे आपको जब इसके सामने आती हैं सूर्य के सामने, तो उतने दूर में तो घूम करके यहाँ आ गया, जितना इसको एक चक्कर लगाने में लगता है उतना ही इसको एक चक्कर लगाने में लगता है। नहीं क्लियर होगा, हमको लग रहा है ऐसा। आप थोड़ा सा गंभीर होकर सोचिए, दोनों का यानी इसको, इस चंद्रमा मान लो बेटा, इसको क्या मान लो, चंद्रमा, इसको चंद्रमा मान लो, डाल देंगे। ये पृथ्वी मान लो, तो ये पृथ्वी के चारों ओर भी घूमती हैं ऐसे, और अपने अक्ष पर भी घूमती हैं, अपने अक्ष पर। तो जितना देर में अपने अक्ष पर घूम जाती हैं उतना ही देर में ये इसके एक चक्कर लगा देती हैं। तो ऐसा होने के कारण हमेशा चंद्रमा का एक ही सतह, मान लो बेटा ये चंद्रमा का एक ही सतह पृथ्वी से दिखाई देता है, आपको पृथ्वी से दिखाई देती हैं। ये बात को समझेंगे आपको, आप ये जान जाइए, आप सीधे, आपको ये सीधे जान जाना है बेटा आपका कि ये मान लो ये चंद्रमा मान लो, या इसी को छोड़ना, ये चंद्रमा है बेटा, यहाँ जो बिस्लरी लिखा हुआ देखो, ये बिस्लरी जो लिखा हुआ है एक सतह मान लो, हमेशा एक इसके चारों ओर भी घूमती हैं या अपने अक्ष पर घूमती हैं, तो सूर्य के सामने यही वाला पार्ट दिखाई देता है, एक ही पार्ट हमेशा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि घूर्णन गति, क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों समान है, इसलिए पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक ही पार्ट यानी एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है, इधर वाला दिखाई नहीं देता है, एक ही भाग। आप कहिए कि सर ये भी तो घूमती है, इधर क्यों दिखाई देता है? इसलिए क्योंकि जितना देर में एक चक्कर लगाती हैं उतने देर में अपने अक्ष पर घूम जाती हैं, दोनों समान रहने के कारण आपको चंद्रमा का एक ही सतह दिखाई देता है, कहाँ से, पृथ्वी से। क्लियर? तो वो आपको जो सतह दिखाई देता है बेटा, जानेंगे उसको बोलते हैं शांति सागर। क्या बोलते हैं? आपको शांति सागर, नाम सुनोगे? नहीं सुनते हैं, सुनोगे आप लोग, आपको जानेंगे शांति सागर का नाम सुने हैं? नहीं। तो जान जाइए, मेरा कहना है
इसमें कोई लफड़ा नहीं है कि हाँ, शांति सागर जिसे बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये बेजोड़ बात है, समझने वाली बात है। आपको हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहा जाता है बेटा कि अब एक फाइनल सुन लीजिए कि चंद्रमा का घूर्णन गति या घूर्णन काल और परिक्रमण काल, घूर्णन परिक्रमण मतलब बता दिए। चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों समान होने के कारण चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। कहाँ से? पृथ्वी से। आपको इसका आगे वाला भाग दिखाई देता है, किसके आगे वाला? चंद्रमा का। पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों बराबर है। किसका? चंद्रमा का। तो कहा जाता कि पृथ्वी पर से चंद्रमा का जो एक भाग दिखाई देता है वो तो चमकीला होता है, और जो इसका जो पिछला भाग है, पिछला भाग वो अंधकारमय होता है। वहीं अंधकारमय भाग को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, क्लियर हो गया होगा, पढ़े होंगे बेटा, ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, 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 इसी को बोलते हैं शांति का सागर। समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं, शांति का सागर। क्लियर कर लो, नहीं समझ में आया होगा आप लोग को पहले से, तो मेरा क्लियर। शांति का सागर किसको कहे? कि चंद्रमा का वह पार्ट जो अंधकारमय हो, यानी चंद्रमा का पिछला भाग जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा हो, जहां लाइट नहीं पहुंच रहा हो, तो चंद्रमा का वह भाग, आपको बताया था कि चंद्रमा का एक ही पार्ट हमेशा दिखाई देता है पृथ्वी पर से, वो चमकीला दिखाई देता है, और इसका पिछला भाग जो होता है अंधकारमय होता है। यही अंधकारमय भाग को आपको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, या शांति का सागर हिंदी में। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर। एक है बेटा, आप नाम सुनोगे, तूफानों का महासागर जानेंगे, या ओशन ऑफ स्टॉर्म, वो क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, तो कहाँ कहेंगे? चंद्रमा पर है, क्योंकि चंद्रमा का अंधकारमय भाग है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, तो क्या कहेंगे? चंद्रमा पर है। अब कहता है बेटा कि आपको कहा जाता है कि, बात को समझिएगा, आपको चंद्रमा पर जल नहीं है, चंद्रमा पर जल नहीं है, यानी पानी नहीं है। तो चंद्रमा पर जो पानी नहीं है, तो जानेंगे, तो पानी विहीन क्षेत्र को, यानी वाटरलेस एरिया को, आपको चंद्रमा के, आपको जल विहीन क्षेत्र जहां जल नहीं है, आपको चंद्रमा के जल विहीन क्षेत्र, यानी चंद्रमा का वह भाग जहां जल नहीं है, उस क्षेत्र को तूफानों का महासागर कहा जाता है। उस क्षेत्र को तूफानों का महासागर या ओशन ऑफ स्टॉर्म, ओशन ऑफ स्टॉर्म कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया आपका। यहाँ समझिएगा, एक टर्म बोले, तूफानों का महासागर, तूफानों का महासागर, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा हम लोग ओशन ऑफ स्टॉर्म या साइक्लोन। स्टॉर्म लिखिए, स्टॉर्म, ध्यान देंगे, ओशन ऑफ स्टॉर्म अंग्रेजी में। हिंदी में तूफानों का महासागर। एवं पूछता है कि तूफानों का महासागर कहाँ है, तो हम कहेंगे चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, तो चंद्रमा पर है। ये क्या है, ये बता चुके। तो ये था कि चंद्रमा का अंधकारमय क्षेत्र को क्या कहते हैं? शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और चंद्रमा का वह क्षेत्र जहाँ जल नहीं है, माने जल, चंद्रमा पर स्थित वह स्थान जो जल विहीन हो, वाटरलेस, वैसे क्षेत्र को कहा गया तूफानों का महासागर, तूफानों का महासागर। क्लियर। तो बेटा ये भी देखिए, तूफानों का महासागर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जानेंगे। एक बेजोड़ बात बोलने जा रहे हैं बेटा आपको, कथा कि चंद्रमा के सतह पर उबड़ खाबड़ ज़्यादा है, उतल फुतल कह सकते हैं, ऊंचा नीचा कह सकते हैं। आपको चंद्रमा के सतह पर आपको उबड़ खाबड़, मगही में जानेंगे आप लोग, जो आप समझ सकते हैं ऊंचा नीचा। आपको चंद्रमा का सतह समझ गए ना आपको, जब पृथ्वी के सतह पर कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो आपको हम बता दें कि चंद्रमा के सतह पर जो ऊंचा नीचा है, उसमें सबसे ऊंचा क्षेत्र
जो है उसको एक पर्वत के रूप में जाना जाता है, इसका नाम है लिवनीटस पर्वत। कौन पर्वत? लिवनीटस। सुनो होंगे बेटा आप लोग, कुछ नहीं है। मान लो बेटा कि ध्यान देंगे, आपको चंद्रमा के सतह पर जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, चंद्रमा के ऐसे कहा जाता है बेटा आपको कि चंद्रमा का सतह चट्टानों का बना हुआ है। जिस तरह से पृथ्वी का सतह चट्टानों का बना हुआ है, उसी तरह से चंद्रमा का सतह भी चट्टानों का बना हुआ है। चट्टानों का बना हुआ है तो सबसे ऊंचा चट्टान पत्थर है वो, आपको ध्यान देंगे तो ऊंचा चट्टान को नाम दिया गया है लिवनीटस पर्वत, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है। जिस तरह से पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उसी तरह से चंद्रमा के भी 2 ध्रुव होते हैं, जानेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो मेरा कहना है बेटा, मान लो कुछ देर के लिए चंद्रमा मान लो तो ये दक्षिणी ध्रुव है, इसी के पास सबसे ऊंचा स्थान है कि चंद्रमा के सतह पर तो बहुत उबड़ खाबड़ है, उबड़ माने ऊंचा, तो सबसे ऊंचा स्थान चंद्रमा पर जो सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है उसको एक पर्वत का नाम दे दिया गया है। उस पर्वत का नाम है लिवनीटस पर्वत, जो कि लिवनीटस पर्वत। तो लिवनीटस पर्वत कहाँ है? लिवनीटस पर्वत कहाँ है बेटा? तो कहेंगे चंद्रमा पर। किस ध्रुव? चंद्रमा के किस ध्रुव के पास? तो दक्षिणी ध्रुव के पास। किस ध्रुव के पास? तो दक्षिणी ध्रुव के पास। क्या कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं। आपको हम बता दें, एक चीज और बता दें, चंद्रमा के सतह से ये 35,000 फुट की ऊंचाई पर है। चंद्रमा की सतह से ये 35,000 फुट की ऊंचाई पर है। कौन पर्वत? लिवनीटस पर्वत। आपको लिवनीटस पर्वत कहाँ है? तो चंद्रमा पर है। आपको चंद्रमा के किस ध्रुव के पास है? तो दक्षिणी ध्रुव के पास है। ये पर्वत है तो ऊंचा होगा ही, तो इसकी ऊंचाई भी कुछ होगी। ऊंचाई कितनी है? तो 35,000 फुट है। तो ये क्लियर हो गया कि ये आपको लिवनीटस पर्वत भी चंद्रमा पर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी चंद्रमा पर, आपको तूफानों का महासागर भी चंद्रमा पर। कि सब क्वेश्चन पूछा गया, जो सेट मारता है, जो तैयारी वास्तव में करता है, वो वास्तव में एहसास करेगा कि सर सही बोल रहे हैं वो। अब बाकी जो छठा है वो तो बोलेगा ही, उसमें कोई दो मत नहीं है, उसे सोचना नहीं है, दा देंगे। क्योंकि कुछ जगहों पर रहता है, कादू वो छठा रहता है, वो आप देखते होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये ध्यान देंगे। तो तूफानों का महासागर ऐसे कहा जाता है बेटा। आपको हम बता दें कि आपको चंद्रमा के बारे में और बता दें, आपको हम एक बहुत अच्छा बात बोलने जा रहे हैं, समझिएगा। हम इसको बेजोड़े बना दें, आप समझिएगा, तो इसको और बेहतरीन बना दें। देखिए कैसे बेहतरीन बनता है। आपको बता दें, कहा जाता है बेटा कि आपको अभी बताए थे, आपको गौर से सुनिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिएगा, ये फिगर हम बनाए थे। ये आपका सूर्य है, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष, इसको अंडाकार कक्ष भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिप्टिकल आपको पथ बोलते हैं इसको। ये वृत्ताकार पथ है, ये सूर्य है आपका, ये सूर्य, इसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। अब पृथ्वी के चारों कौन घूमती है? चंद्रमा घूमती है। क्लियर है? तो मेरा कहना है बेटा कि जिस तरह से आपको सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं आकाशीय पर, उसको ग्रह करते हैं पृथ्वी, तो इसका भी एक पाथ बना हुआ, रास्ता बना हुआ, जिसको कक्ष बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट। तो अब बात को समझिएगा, आपको सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन? पृथ्वी अपना कक्ष में। तो उसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी जो घूमती हैं अपने कक्ष में, और उनका भी कक्ष ऑर्बिट में। माने इसका मतलब हुआ कि इसके चारों ओर भी कक्षा बना हुआ है, इसके भी चारों कक्षा बना हुआ है। इसके चारों कौन घूमती है? चंद्रमा। कौन घूमती है? चंद्रमा। तो आप प्रेम से समझिएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, समझिएगा बेटा आप लोग। तो बेटा ये जिस तरह से सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, तो ये अपनी कक्षा में घूमती है। इसको ध्यान देंगे, दीर्घ वृत्ताकार पाथ होता है इसका आकार। उसी तरह से ये पृथ्वी है, ये कौन है? पृथ्वी। इसके चारों ओर घूमती है कौन? चंद्रमा। तो इसके चारों ओर यानी पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा घूमती हैं, ये भी एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में ही घूमती हैं। ये भी दीर्घाकार पथ है, ये समझिएगा, ये दीर्घाकार पथ है बेटा आपका। ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा किस प्रकार के कक्ष में घूमती है? तो दीर्घाकार पथ में या कक्ष में, दीर्घ वृत्ताकार। तो ये घूमती हैं। तब से सोचिएगा, अब देखिए, जब दीर्घाकार पथ इस प्रकार का होता है, सबको पता है,
तो अब देखिए बीच में कौन है, पृथ्वी है। तो यहाँ दो पोजीशन देख रहे हैं आप, गौर से समझिएगा। कभी देखते होंगे कि इस प्रकार का, अब देखिए जैसे आपको यहाँ सूर्य है, पृथ्वी कभी यहाँ थी, कभी यहाँ भी आ सकती हैं, कभी यहाँ भी आ सकती हैं, घूमते घूमते तो घूमती हैं। तो यहाँ से देखिए निकट दूरी पर आ गई हैं, और ये जो दूरी है ज़्यादा है। ये दीर्घाकार पथ होने के कारण आपको ये कभी कम दूरी पर आ जाती हैं और कभी ज़्यादा दूरी पर आती हैं। ऐसा अंडाकार पथ होने के कारण ये तो निश्चित है बेटा। देखो अब देखो, मान ली ना है, अगर ये सूर्य है समझो, तो यहाँ से अगर यहाँ पृथ्वी रहती है तो निकटतम दूरी पर, अगर पृथ्वी यहाँ आ जाती है घूमते घूमते तो दूरी ज़्यादा हो जाती है। तो तय हो गया कि दूरी कम बेस होते रहती हैं। उसी तरह से जब चंद्रमा आपको पृथ्वी के चारों घूमती हैं तो कभी उसके काफ़ी समीप चल जाती हैं, कभी उससे काफ़ी दूर चल जाती हैं। तो गौर करेंगे, आपको हम बता दें कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों घूमते घूमते उसके समीप चल जाती हैं तो उसी घटना को कहा जाता है पीरेजी। क्या बोलते हैं? पीरेजी। इस क्वेश्चन पूछा गया, अपोजी और पीरेजी का नाम सुनोगे आप लोग। एक होता है बेटा अपोजी, एक होता है पीरेजी। दे देंगे अपोजी और पीरेजी। अपोजी जिसको बोलते हैं बेटा पराकाष्ठा या चरम सीमा, हम मतलब समझा देते हैं आपको। इसको हिंदी में बोलते हैं भूसमीपक। देंगे पीरेजी। एक बात को समझेंगे बेटा कि कहा जाता है, इस फिगर को देखिएगा सब लोग, ये पृथ्वी है बेटा, ये आपका चंद्रमा है। चंद्रमा जब घूमते घूमते पृथ्वी के करीब आ जाती है, माने यानी करीब आ जाती है, माने दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती होगी। और ध्यान देंगे तो इस घटना को ही जब चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी के समीप आ जाती हैं तो इस घटना को ही पीरेजी कहा जाता है। पीरेजी क्वेश्चन पूछा गया, यही पीरेजी को हिंदी में भू समीपक, भू माने पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, और समीप माने निकट, माने पृथ्वी के निकट। जानेंगे यहाँ समझिएगा, क्लियर कट है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चार घूमते घूमते उसके काफ़ी करीब चलाती हैं तो इस घटना को हम लोग कहते हैं पीरेजी, या हिंदी में भू समीपक। क्लियर? तो पीरेजी समझ गए। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो पीरेजी, या इस घटना को क्या कहा जाता है, तो पीरेजी। और जब निकटतम आ जाती है बेटा आपको तो ये दूरी हो जाती है 364 किलोमीटर। 364 किलोमीटर, 364 किलोमीटर जानेंगे। और जब इससे दूर चल जाती है घूमते घूमते, मान लो कि यहाँ से दूरी निकट था, ये दूरी मान लो ज़्यादा हो गया, जब चंद्रमा घूम करके यहाँ गई तो ये पृथ्वी से काफ़ी दूर चल गई। तो जब चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी से काफ़ी अधिकतम दूरी पर चल जाती हैं, अधिकतम दूरी मतलब उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, जब चंद्रमा घूमते घूमते यानी रोटेट करते करते आपको उससे काफ़ी दूरी पर चल जाती हैं, माने मैक्सिमम दूरी पर देंगे, तो इस घटना को कहा जाता है अपोजी। क्या कहता है? अपोजी। इसको कहा जाता है अपोजी। ध्यान देंगे, अपोजी कहा जाता है। इसी को हिंदी में कहते हैं पराकाष्ठा, चरम सीमा। ना चरम सीमा पर पहुंच गया, देंगे चरम सीमा समझते होंगे आप लोग, अधिकतम दूरी देंगे। तो दोनों बात समझ गए बेटा आप लोग, अपोजी और पीरेजी। अब देखिए, आप कहते होंगे कि सर निकटतम दूरी पर रहती हैं आपको चंद्रमा पृथ्वी से, तो दूरी 364 किलोमीटर, और जब अधिकतम दूरी पर रहेंगी तो ये दूरी हो जाता है बेटा 406 किलोमीटर। 406 किलोमीटर देंगे। दोनों याद रखिएगा कि आपको अपोजी में आपको अधिकतम दूरी कितना हो जाती है, 406 किलोमीटर, और पीरेजी में दूरी कितनी हो जाती है, 364 किलोमीटर। यानी घूमते घूमते जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब चलाती हैं तो ये दूरी हो जाती है 364 किलोमीटर, जब काफ़ी दूर चल जाती हैं तो ये दूरी हो जाती है 406 किलोमीटर। क्लियर? इसका मतलब दूरी कम बेस भी होता है वहाँ से, इसलिए इसका एवरेज दूरी निकाला गया है, औसतन दूरी। ऐसे कहा जाता है कि औसतन निकालना ही पड़ेगा। औसतन दूरी समझते हैं सब लोग। जैसे बेटा आप मान लो कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है बेटा आपका, ये आपको ये चंद्रमा है, ये आपका चंद्रमा है,
ये चंद्रमा है बेटा आपका, तो कभी चंद्रमा यहाँ है, कभी चंद्रमा यहाँ है, घूमती है भी, तो यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी ज़्यादा है, तो कई जगह का दूरी लेकर के एवरेज निकाल जाता है। ई दूरी 3 दूरी लेते हैं, तो तीनों दूरी को जोड़ देंगे और 3 से भागा दे देंगे, तो हमको दोनों के बीच मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसतन दूरी निकल जाएगा। ऐसे कहा जाता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के औसतन दूरी है 384 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर है। देखिए 3 तरह की बात कहे आपको, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी, औसतन कैसे निकाला गया कि हम 3 दूरी लिए, तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भागा दे देंगे, औसतन निकल जाएगा। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसतन दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, जबकि आपको अपोजिट की स्थिति में दूरी हो जाती है आपको 406 किलोमीटर, अपोजिट मतलब अधिकतम दूरी पर, और प्रेजिक की स्थिति में 364 किलोमीटर। हम तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट्स में तुम देना, कमेंट्स में लिखना, उसको फिर हम जवाब दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, आपको ध्यान देंगे। तो ये भी समझ गए आप, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब क्यों नहीं है वो सुन लीजिए। आपको कहा जाता है बेटा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है ये बात को समझेंगे, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव है। गुरुत्वाकर्षण बल समझते होंगे, खींचने वाला बल, कोई वस्तु को अपनी ओर खींचने वाला बल नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल समझते हैं ना, कैसे करते हैं कि कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो खींचती है कि बल से, माने कि उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है। तो बता दें, ऐसे पढ़े होंगे सब लोग कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। पढ़े हैं आप लोग? बता देंगे बेटा, जान जाओ, पढ़े होंगे आप लोग कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बेटा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना 1/6 जानेंगे। यहाँ पर आपको चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जानेंगे, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। ये आप लोग पहले से पढ़ोगे। गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। तो निश्चित है कि कम होता है चंद्रमा पर, पृथ्वी का 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, यानी खींचने की शक्ति वहाँ पर कम होती है। इसलिए वायुमंडल क्या है, आपको बार बार बोले होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी मान लो बेटा, पृथ्वी के चारों विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसके चारों ओर घेरे हुए हैं, क्योंकि उस गैस को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचे हुए है। पृथ्वी के पास वायुमंडल चारों ओर क्यों घेरे हुए हैं? वायुमंडल समझते हैं ना कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण। और ये पृथ्वी के पास क्यों है? क्योंकि गैसों को, ये जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का है, वो अपनी ओर खींचे रखती हैं। तो ध्यान देंगे। और आप बता दें, आप देखिए तो आपको चंद्रमा पर क्यों वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की कमी है। गुरुत्वाकर्षण बल है लेकिन बहुत कम है, और कम रहने के कारण वहाँ जो अपने गैस को अपने सतह के पास खींच के नहीं रख सकती हैं। आपको चंद्रमा पर आपको वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है, गैस को एक गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींच नहीं पाती है, खींच करके स्थिर नहीं रख पाती हैं, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। और जानते होंगे, कहा जाता कि चंद्रमा पर से आकाश को देखने पर ऐसे वायुमंडल नहीं रहने के कारण आपको कहा जाता है, यानी वायुमंडल नहीं है मतलब वहाँ अंतरिक्ष है। आप जानते हैं कि पृथ्वी से ऊंचा वह स्थान जहाँ वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है, वैसे स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। तो पृथ्वी पर ही वायुमंडल नहीं है, तो पृथ्वी को भी अंतरिक्ष कहें तो कोई दिक्कत, सॉरी, आपको चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है, यानी चंद्रमा के क्षेत्र को अंतरिक्ष कहेंगे कि चंद्रमा अंतरिक्ष में स्थित है। क्लियर है? आपको अंतरिक्ष कहते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण जानेंगे, कहा जाता है कि वहाँ पर आपको चंद्रमा वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण वहाँ से, यानी वहाँ से मैंने कहाँ से, चंद्रमा से, चंद्रमा से जब आकाश को देखते हैं तो उसका रंग काला दिखाई देता है।
क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर उसका रंग कैसा दिखता है, तो काला। तो बेटा चंद्रमा पर भी अंतरिक्ष है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ से भी देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला। क्लियर। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपका, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक बेजोड़ बात बोल रहे हैं, आपको हम बताए थे कि पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक ही सतह दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये वो बता चुके हैं आपको हम। और एक सतह यानी पूरा भाग दिखाई नहीं देता है। कहता कि अगर पूरा भाग दिखाई देता पृथ्वी पर से चंद्रमा का तो 100% दिखाई देता, लेकिन दिखाई देता है 59%। क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान देंगे, आपको पृथ्वी पर से चंद्रमा का कुल सतह नहीं दिखाई देता है। कितना परसेंट, 59%। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि पृथ्वी पर से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग दिखाई देता है, तो 59%। कितना परसेंट, 59%। ठीक है। और बता दें, ऐसे कहा जाता कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान, चंद्रमा पर बेटा पलायन वेग, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान होता है बेटा आपको 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी पढ़े होंगे आप लोग। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है। पलायन वेग होता क्या है, पहले आपको 3 चीज यहाँ बोनस देंगे, ध्यान देंगे। एक क्लियर हो गया, आपको यहाँ समझिएगा। आपको पलायन वेग, एक अब पूछता है कि पृथ्वी का पलायन, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान, पलायन वेग होता क्या हम बता रहे हैं आपको। फिर पूछता है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान, फिर पूछता है सूर्य पर, जानेंगे सूर्य पर पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान। अब समझो बेटा, ऐसे पृथ्वी पर पढ़ोगे आप लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जानेंगे इसका पढ़े अभी 2.3 से 2.24 भी कहीं रहता है आपका सेकेंड, आपको होता है किलोमीटर पर सेकेंड। इसका होता है 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जानेंगे समझिएगा। अब एक है क्या, तीनों पूछा गया, जानेंगे इसमें क्वेश्चन का भरमार दे दिए आपको हम, और लास्ट में बोलने जा रहे हैं आपको हम। जानेंगे पृथ्वी पलायन वेग पहले समझ लो बेटा, पलायन वेग कहता कि मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी पर से कुछ सामान को इस वेग से फेंको कि वो पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आए। क्लियर हुआ। जैसे बेटा हम ये वस्तु लेते हैं, पृथ्वी पर से फेंकते हैं, हम इस वेग से फेंकें, इतना जोर से फेंकें कि ये पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आए, तो उस वेग को पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग समझे, जानेंगे। यानी पृथ्वी पर से अगर हम कोई वस्तु को अगर ध्यान देंगे इस वेग से फेंकें कि 1 सेकंड में कितना चल जाए, 11.2 किलोमीटर, इस वेग से फेंके कि 1 सेकंड में कितना दूरी चल जाए, 11.2 किलोमीटर, तब वह वस्तु पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगी। पलायन वेग समझे, वैसा वेग जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी पर से फेंकने पर वो वापस नहीं आए, वैसे वेग को ही पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर से फेंका गया था। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा का होता है इसी तरह से 2.37, सूर्य का होता है 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, सब किलोमीटर पर सेकेंड देंगे, यानी सब का पलायन वेग अलग अलग देंगे। तो तीनों पूछा गया बेटा आपका, तो ये ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पलायन वेग की मान हो गई। ऐसे कहा जाता है कि आपको चंद्रमा, आपको ये जान जाइए, आपको क्लियर है चंद्रमा के बारे में, ये भी जान जाएं आपको आप क्लियर कर दें। चंद्रमा पर रात में जो तापमान होता है, टेम्परेचर है, वो दिन में टेम्परेचर, चंद्रमा पर रात में टेम्परेचर होता है बेटा 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिन में होता है 100 से लेकर के 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पर ध्यान देंगे रात का तापमान क्या होता है, रात में टेम्परेचर क्या होता है, तो माइनस में चल जाता है बेटा आपका, -180 डिग्री सेंटीग्रेड, दिन में 100 डिग्री से लेकर के 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर यानी ताप होता है किसका,
आपको किसका, तो चंद्रमा का। तो चंद्रमा का टेम्परेचर दिन में टेम्परेचर, दिन में ताप होता है 100 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में होता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी तापांतर बहुत ज़्यादा है। तापांतर मतलब ताप में अंतर, दिन और रात के ताप में अंतर जानेंगे। तो तापांतर देखिए कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा है जानेंगे। तापांतर क्यों है, तो वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको चंद्रमा पर इतना ज़्यादा अंतर, ताप में अंतर, दिन और रात के ताप में अंतर क्यों पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल का अभाव है या कमी है, इसके चलते। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। एक चीज और बता दें बेटा आपको कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का, आपका चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है या गुना है। चंद्रमा का ध्यान देंगे 1/81 गुना, या ध्यान देंगे 0.012 भाग भी कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना, तो 1/81 गुना। क्वेश्चन पूछा गया चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना, 1/81 गुना। ये रहा बेटा आपको चंद्रमा से जुड़ी ही आपको प्रमुख बातें। देखिए कितना बात बोले हैं आपको, हम आपको 5 से 10 मिनट में सबको बोल लेते हैं। गौर से सोचिएगा तब कहिएगा कि सर जो बोले थे सही है कि गलत। पहला क्वेश्चन देखिए, इससे जुड़ा हुआ कितना क्वेश्चन आपको हम बताएं, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन ध्यान देंगे जो पूछा गया है, आपको ध्यान देंगे कितना क्वेश्चन पूछा गया आपको हम बता दें। सबसे पहले बताना है आपको कि चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में की जाती है, तो सर जवाब होगा सेलेनोलॉजी। कौन होगा, सेलेनोलॉजी। सबसे पहले बताए थे चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में, तो सेलेनोलॉजी में। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेलेनोग्राफी। क्या कहलाता है, सेलेनोग्राफी। जानेंगे आपको बताते हैं कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। चर्चा किए थे हम, 8 ग्रह का नाम लिए थे। उसमें कौन ऐसे 2 ग्रह हैं, जानेंगे ग्रह जो सूर्य के चारों घूमे, आपको कौन ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। क्वेश्चन पूछा गया सौरमंडल के कौन ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र, यानी मरकरी और वीनस। जानेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा गया। सौरमंडल में कुल कितने उपग्रह हैं, तो 167 बता चुके हैं हम। 167 में आपको एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सौरमंडल में एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह किसको कहते हैं, बता चुके हैं आपको। सौरमंडल का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का भी क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वो क्वेश्चन पूछे बेटा आपका कि शांति सागर कहाँ है, तो कहेंगे चंद्रमा पर है। शांति सागर को ही अंग्रेजी में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। किसको कहते हैं बता चुके हैं वीडियो में हम। शांति सागर कहाँ है, तो हम कहेंगे चंद्रमा पर, इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जानेंगे तूफानों का महासागर कहाँ है, तो चंद्रमा पर। जानेंगे ओशन ऑफ स्टॉर्म, तूफानों का महासागर, शांति का सागर, सब कहाँ है, चंद्रमा पर। लिम्निटस पर्वत कहाँ है, तो चंद्रमा पर। लिम्निटस पर्वत कहाँ है, तो चंद्रमा पर। ऊंचाई कितनी है, ये 35,000 फुट। क्वेश्चन पूछा गया ये लिम्निटस पर्वत जो है आपको चंद्रमा के किस ध्रुव के पास है, तो दक्षिणी ध्रुव के पास है। पृथ्वी पर से जब चंद्रमा को हम देखते हैं तो उसका कितना % दिखाई देता है, तो 59%। अरे 59 59 जानेंगे आपको। पृथ्वी पर से जब चंद्रमा को हम देखते हैं तो कितना % दिखाई देता है, तो 59%। कितना %, 59%। जानेंगे सबको पता है, आप जानते होंगे कि आपको चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल दोनों बराबर है, और कितना होता है, तो 27.3 दिन होता है। 27.3 जो 27 दिन 8 घंटा बताए थे। और जानेंगे कौन ऐसा उपग्रह है जिसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों समान होता है।
दा देंगे तो चंद्रमा है। आपको हम बता चुके हैं इसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल। घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है बता चुके हैं बेटा आपको हम। दा देंगे तो कौन ऐसा उपग्रह है जिसका घूर्णन और परिक्रमण काल दोनों समान होता है, तो कौन होगा, चंद्रमा। उपग्रह की बात कर रहे हैं आपको हम। डालेंगे ये भी बोले थे आपको हम कि सौरमंडल में आपको सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है। किसका उपग्रह है, बृहस्पति का है। सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो डिमोस है। डिमोस किसका है, तो मंगल का है। दाने क्वेश्चन ये पूछा गया कि टाइटन उपग्रह किसका है, टाइटन, तो ये शनि का है। क्वेश्चन पूछा गया। टाइटेनिया किसका है, तो अरुण का है। ट्रिटेनिया किसका है, तो वरुण का है। सब पीछे बता चुके हैं आपको हम, सब क्वेश्चन पूछा गया। मिरिंडा किसका है, तो वरुण का है। ध्यान देंगे यूरोपा किसका है, तो बृहस्पति का है, यूरोपा। सब उपग्रह पूछा गया। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, ध्यान देंगे चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, तो 2.3738 भी रह सकता है। किलोमीटर पर सेकेंड बोलिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान क्वेश्चन पूछा गया। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछा गया। सूर्य पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछा गया। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी होती है, पृथ्वी का 1/6 होती है। जानेंगे सूर्य और पृथ्वी के आपको चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जब हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो अपोजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया। निकटतम दूरी हो जाती है तो उसको पिरेजी कहा जाता है। आपको ध्यान देंगे जब अधिकतम दूरी पर चल जाती है तो कितना दूरी हो जाती है, तो 406 किलोमीटर हो जाती है। निकटतम दूरी हो जाती है तब कितना, 364 किलोमीटर होती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी क्या है, तो 3,84,000 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान देंगे सब बेटा क्वेश्चन पूछा गया। और भी बहुत सा क्वेश्चन है। ध्यान देंगे द्रव्यमान कितना होता है चंद्रमा का, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना। इसलिए सोचो बेटा कितना क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान देंगे तो ये समझिए, इसमें कोई दो मत नहीं। और एक वीडियो को बेटा शुरू से अंत तक जरूर देखें, उसके बाद आपको एहसास होगा कि हमको एनर्जी मिला कि नहीं मिला। अगर एनर्जी मिलने में दिक्कत होती है तो कमेंट्स करके बताएंगे, आपको एनर्जी को हम पुनः देंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।